आज बात करेंगे आयुर्वेद उपचारिकाओं के उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसे टॉपिक आज मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है आयुर्वेद से जो स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, या आयुर्वेद से ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप कोर्स एफिलिएशन ले रहे हो, तो आपको ये टॉपिक जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद के उपचारिकाओं के ऊपर, क्योंकि आपको आयुर्वेद से जो जीएनएम की पढ़ाई कराई जा रही है उसमें आपको कोर्स वाइज अगर देखें तो बहुत सारे जो टॉपिक है आपको डिस्कस करने होते हैं, बहुत सारे टॉपिक आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली बहुत सारे टॉपिक जानने होते हैं। तो उसी क्रम में मैं आज जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है आपका है इन्फ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक है, जिसको हम हिंदी में आधान और रक्तादान कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है आप दो सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो, एक तो आप इसको सामान्य परिचर्या में भी पढ़ते हैं, सामान्य परिचर्या में आप पढ़ते हो, और दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो विशिष्ट परिचर्या। तो विशिष्ट परिचर्या में भी आप इसको पढ़ते हो, विशिष्ट परिचर्या में भी आप इसको पढ़ते हैं। तो अगर बात करेंगे सामान्य परिचर्या की, तो जैसा कि आप सभी के पास कोर्स का सिलेबस वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है सामान्य परिचर्या का, ये जो सब्जेक्ट है सामान्य परिचर्या का, इसको आपको तीनों ईयर में एक साथ ही लेकर के चलना है। तीनों ईयर में आप मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब कि जिसको अंतिम वर्ष भी बोल रहे हैं, वहाँ इसकी पढ़ाई होनी है, लगातार ये पढ़ना है। और जो विशिष्ट परिचर्या है इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, मतलब कि इसको भी आपको 2 साल पढ़ना होता है। और अगर बात करेंगे परिचर्या की, तो मतलब जो नर्सिंग का जो काम है उससे रिलेटेड ही ये सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है। और अगर बात करेंगे जो ऐसे स्टूडेंट जो फार्मासिस्ट के हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं, या जीएनएम एलोपैथ से कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल नर्सिंग में आपको ये टॉपिक पढ़ना होता है। तो इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मैं इस तरीके से आपको देने वाला हूं कि अच्छी तरीके से ही आपको समझ में आ जाएगा और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को बताता हूं मैं कि टॉपिक में किस तरह से, अगर आपको एग्जाम में अगर पूछता है कि इन्फ्यूजन क्या है या ट्रांसफ्यूजन क्या है, की बात करेंगे और ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे, तो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। लेकिन अगर ध्यान देने वाली बात ये है, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि इन्फ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन दोनों का संबंध अगर देखें तो एक जैसा है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर इन्फ्यूजन की बात करें तो इन्फ्यूजन का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट को, मतलब कि किसी लिक्विड प्रोडक्ट को हमें बॉडी में एंटर कराना होता है, जिसको हम आधान कहते हैं। तो आधान का मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई फ्लूइड बॉडी में एंटर करा रहे हैं तो उसे हम इन्फ्यूजन कहते हैं, आधान कहते हैं। और इसका माध्यम जो होता है, इसका मीडियम, इसको एंटर कराने के लिए बॉडी में हमें जरूरत होती है आईवी की, तो आईवी के माध्यम से ही हम इसको बॉडी में इन्फ्यूजन करते हैं। अब बात करते हैं कि इन्फ्यूजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि इसकी नीड क्यों है, रिक्वायरमेंट या जरूरत क्यों होती है, इन्फ्यूजन की जरूरत क्यों होती है। तो अगर इन्फ्यूजन की जरूरत की बात करेंगे तो सिंपली क्या है कि जब बॉडी में कोई लिक्विड बैलेंस अगर बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है लिक्विड का, तब हमें इन्फ्यूजन की जरूरत होती है। और ज्यादातर मामलों में जब एसिड बेस का इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस अगर हो जाता है, एसिड और बेस का इम्बैलेंस होता है, तो हम उस स्थिति में भी इन्फ्यूजन करते हैं। या कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जैसे डिहाइड्रेशन की स्थिति हो गई और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, तब भी हमें इन्फ्यूजन करना होता है। तो परिस्थिति यह है कि एसिड और बेस का इम्बैलेंस हुआ तब भी हमें इन्फ्यूजन करना है, और डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में होती है तब भी इन्फ्यूजन करना होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कभी कभी परिस्थिति ऐसे हो जाती है कि जब एक्सेस हो जाता है, वाटर का एक्सेस हो जा रहा है, एक्सेस अगर वाटर का हो रहा है, तब भी इन्फ्यूजन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अतिरिक्त जो जल है या अतिरिक्त जो पानी है उसे बॉडी से रिमूव कराने के लिए भी हमें इन्फ्यूजन की जरूरत होती है। तो ये परिस्थितियां हैं जिनमें हमें
अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग चीजों का चुनाव करना होता है। इन्फ्यूजन के लिए अलग अलग लिक्विड हैं और उनको ही इन्फ्यूज किया जाता है, बॉडी में एंटर कराया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि इन्फ्यूजन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और किन किन परिस्थितियों में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो आधान है या इन्फ्यूजन है किन परिस्थितियों में या किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना होता है। क्योंकि एज ए नर्स या एज ए फार्मासिस्ट यदि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करना होगा तो आपको सबसे पहले उद्देश्य जानना होगा कि हमें किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें इन्फ्यूजन करना है, कब कब स्थितियां बन सकती हैं कि जब इन्फ्यूजन किया जाना होता है। तो जैसे सबसे पहले तो ध्यान ये देना होता है कि हमें अगर कोई मेडिसिन अगर प्रविष्ट करानी है, बॉडी में अगर एंटर कराना है, दवाई अगर हमें शरीर में पहुंचानी है तो उसका माध्यम भी इन्फ्यूजन हो सकता है। आईवी इन्फ्यूजन हमें तब करना होता है कि हमें दवा शरीर में पेशेंट के पहुंचानी है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जब पेशेंट को कभी शॉक लग गया, जिसको अगर शॉक लग गया या इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, किसी शब्द में अगर पेशेंट है तो उसी स्थिति में, शॉक लगने की स्थिति में या आफ्टर अगर कोई कोलाप्स हुआ है तो उससे बचाव के लिए या उपचार के लिए हम दोनों ही परिस्थितियों में हम इन्फ्यूजन करते हैं। और उसी तरह से अगर बात करेंगे तो रोगी की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट खाने की स्थिति में नहीं है, खाना नहीं खा पा रहा है या फिट नहीं कर पा रहा है, कोई चीजें नहीं ले पा रहा है, लिक्विड भी हो गया या कोई चीज खाने में प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहा है, तो इस स्थिति में भी हम रोगी को इन्फ्यूजन करते हैं। और इन्फ्यूजन के लिए हम क्या करते हैं कि उनको न्यूट्रिशन के लिए जो भी ग्लूकोज हो गया, कैलोरी जो है वो उसके शरीर में वो कैलोरी पहुंचाने के लिए भी हम इन्फ्यूजन करते हैं। तो ये स्थिति हो गई, इस स्थिति में भी हम इन्फ्यूजन करते हैं, उद्देश्य ये होता है। दूसरी चीज, शरीर में अत्यधिक स्राव, यदि शरीर से बहुत ज्यादा पानी जो है या डिहाइड्रेशन, पानी बहुत ज्यादा लॉस हो गया हो तब भी हमें इन्फ्यूजन करना होता है। वो स्थिति आपकी लूज मोशन की भी हो सकती है, वोमिटिंग की भी हो सकती है। तो इन परिस्थितियों में अगर एक्सेस वाटर जो है बॉडी से निकल चुका है, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो इन परिस्थितियों में भी हमें इन्फ्यूजन करना होता है। अभी आगे देख लेते हैं कि इन्फ्यूजन जो किया जाता है वो किन किन तरह के लिक्विड उसमें आपको काम में लिए जाते हैं। इन्फ्यूजन के जो मटेरियल्स होते हैं, क्या क्या चीजें इन्फ्यूजन में कौन कौन से सलाइन का यूज किया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सलाइन कौन कौन से लगते हैं और किन परिस्थितियों में कौन से सलाइन की कितनी मात्रा देनी होती है, उसको भी देख लेते हैं। जो इन्फ्यूजन के लिए जो लिक्विड यूज किए जाते हैं, कितनी मात्रा में यूज करते हैं, किन किन परिस्थितियों में यूज करते हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो जैसे कि पहले जो लिक्विड जो है ज्यादातर यूज में लिया जाता है जिसको हम पोषक घोल कहते हैं। अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, अगर न्यूट्रिशन अगर हमें देना है तो ज्यादातर इन्फ्यूजन के माध्यम से हमें जो आईवी इन्फ्यूजन जो करना होता है उसमें ज्यादातर डेक्सट्रोज का ही यूज करते हैं। डेक्सट्रोज की परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, जैसे कि 5%, 10%, 20%, 50 या इससे भी अधिक या इससे कम की यूज हम कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो न्यूट्रिशन अगर हमें देना है बॉडी में तो हमें डेक्सट्रोज को चढ़ाना होता है बॉडी में। उसी तरह से अगर हमें कभी कभी हमारे बॉडी में अगर बेस अगर इम्बैलेंस हो गया है, जैसे पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नॉर्मल सेलाइन का यूज करते हैं जिसको हम शॉर्ट में एनएस भी कहते हैं, डेक्सट्रोज सेलाइन का यूज करते हैं जिसको शॉर्ट में डीएस भी कहते हैं। कभी कभी रिंगर्स लैक्टेटेड का यूज किया जाता है तो जिसको लैक्टेटेड रिंगर्स भी कहा जाता है, उसकी मात्रा 1/6 मोलर यूज की जा सकती है। सोडियम लैक्टेटेड जो है वो 1/6 मोलर सोडियम लैक्टेटेड भी यूज किया जाता है। तो ये जब बेस इम्बैलेंस हुआ है या लिक्विड बहुत ज्यादा लॉस हो गया है तो उस सिचुएशन में हम इस चीज को यूज में लेते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो है रक्त आयतन विस्तारक जिसको बोला जाता है, मतलब अगर वॉल्यूम अगर ब्लड की अगर कम है, आयतन में कमी है या कोई लिक्विड कंटेंट ब्लड का कम हो गया है तो उस सिचुएशन में भी हम स्थिति को जान करके कुछ चीजों को हम इन्फ्यूजन के माध्यम से दे देते हैं। जैसे डेक्स्ट्रान है, लोमोडेक्स है और हीमोसिल है। तो ये जो 3 लिक्विड है इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम रक्त का आयतन बढ़ाने के लिए, ब्लड की वॉल्यूम या उसमें जो ब्लड में जो चीजें पाई जा रही हैं, अलग अलग जो कंटेंट पाए जा रहे हैं, तो उसकी मात्रा को बनाए रखने के लिए, उसका आयतन बढ़ाने के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया कि इन्फ्यूजन क्यों किया जाता है। मैंने बताया कि इन्फ्यूजन क्यों किया जाता है, इन्फ्यूजन की आवश्यकता क्यों होती है, उद्देश्य क्या होते हैं और इन्फ्यूजन के लिए कौन कौन से लिक्विड की जरूरत होती है। अब बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन की, जिसको हम रक्ताधान कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं जिसको हम रक्ताधान कहते हैं।
तो रक्तदान जो होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही यूज में लिया जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो गई है, ब्लड लॉस हो गया है, या कभी कभी ऐसा हो गया कि किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ब्लड की, ब्लड का लेवल कम हो गया है, तो इन परिस्थितियों में हमें रक्तदान या ट्रांसफ्यूजन करना होता है। तो ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये होती है कि हमें सबसे पहले ग्रुप को जानना होता है कि ग्रुप क्या है, किस ग्रुप में किस ग्रुप का जो ब्लड है किस ग्रुप को ट्रांसफ्यूजन किया जाना है, ये जानना जरूरी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि ग्रुप हमें जानना जरूरी होता है। इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि जो ब्लड है वो किसी इन्फेक्शन वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी जो ब्लड है वो किसी इन्फेक्शन से ग्रसित ना हो। इन्फेक्शन मतलब कि कह सकते हैं कि नॉन इन्फेक्टियस जो ब्लड होना चाहिए, कि किसी भी गंदगी से ग्रसित ना हो, कि कोई भी इसमें कोई संक्रमण ना हो। तो ये चीज ध्यान देना है, पहले सबसे पहले ध्यान देना है कि ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बाद से ये चीज ध्यान देना है कि उसमें कोई संक्रमण ब्लड में है या नहीं है, इस चीज को भी ध्यान देना है। मतलब सबसे जरूरी दो चीजें हैं कि इनमें इन चीजों को ध्यान में रखना है कि ब्लड ग्रुप क्या है और ब्लड जो इन्फेक्शन है, संक्रमित ब्लड तो नहीं है, या किसी ऐसे रोगी से तो नहीं लिया गया है जिसको कोई बीमारी है और ब्लड चढ़ाते ही वो बीमारी किसी और को हो जाए। जैसे अगर ज्यादातर HIV वगैरह पेशेंट है या कोई और भी बीमारी है जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है, ब्लड को नहीं उनसे ले सकते हैं, डोनर को भी, मतलब कि जिससे ब्लड डोनेट करना है, ब्लड चढ़ाना है, तो उस परिस्थिति में हमें ये चीज ध्यान देना है कि ब्लड ग्रुप सबसे पहले, उसके बाद से ब्लड संक्रमित ना हो, इसको भी ध्यान देना है। तो यदि हमें ट्रांसफ्यूजन करना है तो सबसे पहले यही चीज ध्यान देना होगा कि यदि ब्लड बैंक में जिसको हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है और ब्लड बैंक में वो ग्रुप अगर है, तो उस ब्लड को चढ़ाने के लिए पेशेंट की शारीरिक स्थिति का जायजा लेने के बाद से हमें ये स्पष्ट कर लेना है, जिसको हम कहते हैं कि क्रॉस चेकिंग करनी है, क्रॉस ग्रुपिंग। ग्रुप का जो ग्रुप मैच जो होता है वो क्रॉस करके चेक किया जाता है कि उसका एंटीबॉडी और एंटीजन उससे मैच कर रहा है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो हम उसको ब्लड डोनेट इन्फ्यूजन नहीं करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी स्थिति में करेंगे जब क्रॉस मैच में ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है, ब्लड पूरी तरह से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि संक्रमित नहीं है, तब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं। और दूसरी स्थिति, यदि हम किसी डोनर से ब्लड लेते हैं, किसी डोनर से ब्लड अगर ले रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें डोनर के बॉडी को चेक करना होता है कि उसको कोई संक्रमण या कोई बीमारी नहीं है। अगर नहीं है और उसका ग्रुप मैच कर रहा है तो क्रॉस मैचिंग में भी ये अप्रूव्ड है, तो हम उस डोनर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। तो इन परिस्थितियों में हम जब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं कि नहीं ब्लड डोनर से लेकर के चढ़ाया जा सकता है, ब्लड बैंक से ब्लड दिया जा सकता है पेशेंट को, तब इन परिस्थितियों में हम ब्लड को चढ़ा सकते हैं। तो एक आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं बता दूं कि अगर ग्रुपिंग देखेंगे तो किस ग्रुप वाले को कौन से ग्रुप का जो ब्लड है वो डोनेट करना है या चढ़ाना है, उसको भी समझ लेते हैं। तो ग्रुप की बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता होगा पहले से ही, ग्रुप में हम ए बी ओ ग्रुप कहते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं ए बी, या सिंपली हम कह सकते हैं ए बी और ओ ग्रुप। तो अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप 4 है, या इसको हम ABO समूहन कहते हैं, हिंदी में अगर बोलेंगे तो ABO समूहन कहते हैं। तो ग्रुपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि A जो ग्रुप है वो A को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, B जो है B को दे सकता है, AB को दे सकता है, O को दे सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। मतलब ये कि ये होता है सर्वदाता, मतलब कि ये किसी भी ग्रुप को ब्लड दे सकता है। मतलब अगर ये चाहे तो AB को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, मतलब कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर ये लेगा तो बस O से लेगा, मतलब O को भी दे सकता है, O से भी ले सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्सल डोनर के अलावा अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है इसको, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब कि सर्वग्राही। तो सर्वग्राही में जो ग्रुप है वो है आपका AB। तो
तो सर्वग्राही मतलब ये किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है। तो मतलब जैसे ये O का भी ब्लड ले सकता है, B का भी ले सकता है और A का भी ब्लड ले सकता है और AB से भी ले सकता है ये ब्लड। तो इस तरह से अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें कि सर्वग्राही तो AB है और यूनिवर्सल डोनर जो है O है। तो ग्रुपिंग के हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि कौन से ग्रुप को कौन सा ग्रुप ब्लड दे सकता है। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि A जो है A को ब्लड देगा, B को देगा, AB को देगा, O को देगा, मतलब कि जो ग्रुप मैच कर रहा है वो दे सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी है AB जो सभी ग्रुप से ब्लड ले सकता है और O सभी ग्रुप को ब्लड दे सकता है। इसके अलावा भी दो चीजें मायने रखती हैं जिसको हम एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी हर ग्रुप में अलग अलग होते हैं, जिसके वजह से ब्लड ग्रुप पे पॉजिटिव का और निगेटिव का इंडिकेशन दिया जाता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो मैच होता है वो क्रॉस मैचिंग के समय किया जाता है। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी की बात आती है तब क्रॉस मैचिंग की जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन, जिस एंटीजन के डोनर का ब्लड है वही एंटीजन का जो रेसिपिएंट है जिसको लेना है, ट्रांसफ्यूजन करना है, उनके ब्लड में वो एंटीजन है कि नहीं। मतलब कि अगर A पॉजिटिव ग्रुप है तो A पॉजिटिव को ही हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे, B निगेटिव ग्रुप है तो B निगेटिव को ही हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की चीज ये हो गई। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किन स्थितियों में करनी है उसकी बात करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थिति ये है कि हैवी ब्लड लॉस हो जाए, बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो गई, या अगर किसी दुर्घटना में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या कभी किसी कारणवश इंटरनली किसी कारणवश शरीर में अगर ब्लड कम हो जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो ये दो टॉपिक थे, आधान और रक्तादान, जिसको मैंने बहुत ही सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में आप परेशान हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।